ईरान में इस वक्त जो हो रहा है उसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। तो आज हम इसी उथल-पुथल की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि ईरान के भविष्य और हाँ, पूरी दुनिया के पावर बैलेंस के लिए इसके क्या मायने हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा लीडर जो 37 सालों से सत्ता में हो, उसकी अचानक हत्या हो जाए तो क्या होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेनी की हत्या ने ठीक यही सिचुएशन खड़ी कर दी है, एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान में सत्ता का हस्तांतरण शांति से होगा या फिर ये पूरा इलाका, पूरा रीजन उथल-पुथल में डूब जाएगा। इस पूरे संकट को ठीक से समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि घटनाएं कितनी तेजी से घटी। 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल ने एक बड़ा हमला किया। ठीक अगले ही दिन 1 मार्च को सुप्रीम लीडर की मौत की खबर आ गई। जवाब में ईरान ने भी देर नहीं लगाई और 2 मार्च को ही दुनिया के सबसे जरूरी तेल रूट हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया। और फिर 9 मार्च को एक ऐसा कदम उठाया गया जिस पर काफी विवाद है। मृतक लीडर के बेटे मोजिद्बा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया। घटनाओं का ये जो पूरा सिलसिला है ना, यही इस संकट की जड़ है। तो पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है? चलिए ईरान के इस कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि ये देश अपने इतिहास के शायद सबसे बड़े लीडरशिप संकट से कैसे निपट रहा है। ईरान की पॉलिटिक्स को समझने के लिए बस एक पद को समझना सबसे जरूरी है, सुप्रीम लीडर। ये कोई आम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसा पद नहीं है। ये वो इंसान है जिसके पास सेना, विदेश नीति, यहाँ तक कि कानूनों पर भी आखिरी फैसला लेने का हक होता है। कह सकते हैं कि वो शतरंज की बिसात का बादशाह है और बाकी सब बस मोहरे हैं। और ये पावर सिर्फ नाम की नहीं है। कमांडर इन चीफ होने से लेकर देश के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने तक सुप्रीम लीडर का कंट्रोल हर जगह है। और इसीलिए ये जो उत्तराधिकार का सवाल है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बदलाव नहीं, बल्कि ये ईरान के भविष्य की दिशा तय करेगा। और यहीं पर हमें इस संकट का सबसे बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। देखिए, ईरान की 1979 की क्रांति एक राजशाही को उखाड़ने के लिए हुई थी ताकि एक गणतंत्र बनाया जा सके। लेकिन अब पुराने लीडर के बेटे को ही नया लीडर बनाकर ये सिस्टम अपने ही बनाए उसूलों के खिलाफ जाने का खतरा मोल ले रहा है। ये एक तरह से ईरान की आत्मा की लड़ाई है। वैसे तो कहने को 88 मौलवियों का एक ग्रुप है जिसे एक्सपर्ट्स की सभा कहते हैं, और ऑफिशियली नया लीडर चुनने का काम इसी का है। लेकिन असली ताकत कहीं और है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRCG, जो एक बहुत पावरफुल मिलिट्री और इकोनॉमिक फोर्स है। उनका सपोर्ट जिसके साथ होगा वही असल में लीडर बनेगा। आखिर में फैसला शायद उन्हीं का होगा। तो एक तरफ तेहरान में नेता सत्ता के लिए जोड़ तोड़ कर रहे थे, तो वहीं ईरान की सेना IRGC एक बिल्कुल अलग खेल खेल रही थी। उनका ध्यान देश के अंदर नहीं बल्कि बाहर था, पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत दिखाने पर। इसे कहते हैं असिमेट्रिक वॉरफेयर। मतलब जब आप अपने दुश्मन से ताकत में सीधे सीधे नहीं लड़ सकते तो आप उसकी कमजोरियों पर हमला करते हैं। आप पारंपरिक लड़ाई की जगह ड्रोन्स, प्रॉक्सी ताकतों और इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल डेविड बनाम गोलियत की मॉडर्न कहानी है और ईरान इस खेल का माहिर खिलाड़ी है। और ये कोई हड़बड़ी में उठाया गया कदम नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रेटजी है। ईरान जानता है कि वो अमेरिका और इजराइल से सीधी जंग नहीं जीत सकता, इसलिए वो खेल के नियम ही बदल रहा है और इसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। और उन्होंने हमला कहाँ किया? सीधा ग्लोबल इकोनॉमी की दुखती रग पर, होर्मुज जलडमरू मध्य पर। यह सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन है। इसकी अहमियत को ऐसे समझिए कि दुनिया भर के तेल टैंकरों में से हर 5 में से 1 टैंकर इसी पतले से रास्ते से गुजरता है। इसे बंद करने का मतलब है ग्लोबल इकोनॉमी का स्विच ऑफ कर देना, और इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। तो जब ये इतनी ज़रूरी आर्टरी बंद हो जाती है तो असल में होता क्या है? आने वाली इकोनॉमिक सुनामी कुछ इस तरह दिखती है। सबसे पहला असर, कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं, लगभग रातों रात 50% तक बढ़ गईं। इसका सीधा मतलब है पेट्रोल पंप पर ज्यादा दाम, शिपिंग कॉस्ट में बढ़ोतरी और आखिर में हमारे खरीदे जाने वाले लगभग हर सामान की कीमत में इजाफा। भारत जैसे देशों के लिए जो अपना ज्यादातर तेल बाहर से मंगाते हैं, ये एक डबल झटका है। एक तो तेल के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं और दूसरा ये देश के अंदर भी महंगाई बढ़ाता है। इसी को इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ईरान में एक संकट का मतलब है भारत में आम आदमी के लिए महंगाई का बढ़ जाना।
अब ये संकट सिर्फ ईरान और पश्चिम का नहीं है, ये भारत जैसी उभरती ताकतों को एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में डाल देता है। सवाल ये है कि आप अपने सहयोगियों का साथ दें या अपने हितों को बचाएं। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। भारत की विदेश नीति हमेशा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता के सिद्धांत पर चली है। मतलब किसी एक खेमे में शामिल न होकर अपने हितों के हिसाब से फैसले लेना। लेकिन अब इस संकट के चलते इस तरह न्यूट्रल बने रहना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ इजराइल के साथ भारत की डिफेंस और टेक्नोलॉजी में एक बहुत गहरी स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, तो दूसरी तरफ ईरान में बना चाबहार पोर्ट पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का भारत का सबसे बड़ा गेटवे है। एक को चुनना मतलब दूसरे को खोने का खतरा। ये एक बहुत ही नाजुक कूटनीतिक रस्साकशी है। और हाँ, चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, ये इस पूरे रीजन में भारत के भविष्य के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक प्लान्स का एक सिंबल है। ईरान के साथ रिश्ते बिगड़ने का मतलब सिर्फ एक प्रोजेक्ट का नुकसान नहीं है, बल्कि ये भारत की पूरी रीजनल स्ट्रैटेजी को खतरे में डालने जैसा है। और इन सब बड़ी बड़ी बातों के बीच हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसके पीछे असली इंसान भी हैं। खाड़ी देशों में करीब करीब 1 करोड़ भारतीय रहते और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है, जो इस संकट को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां तेहरान में एक नया लीडर है और पूरा पश्चिम एशिया युद्ध के मुहाने पर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाए रखना मुमकिन है, या फिर अब वो दौर आ गया है जहां किसी एक का पक्ष चुनना ही पड़ेगा। मिडिल ईस्ट का और शायद पूरी दुनिया का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है।